हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो विशेष चर्चा कर रहा हूँ वो इसलिए आज विशेष है कि ज़्यादातर मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये बता रहे थे कि भाई आज तो बाज़ार ऊपर की तरफ ही जाना है। लेकिन मैंने आपके साथ एक ही चर्चा की थी कि भाई ना तो तेज़ी करनी ना मंदी करनी, एक रेंज में ट्रेड होगा। मैंने आपके साथ जो वीकली एनालिसिस की जो वीडियो कल आपके साथ शेयर की थी, मैंने साफ साफ आपको बताया था कि देखिएगा 41,800 के आसपास जैसी बाजार आएगा खरीदारी आएगी, 42,800 से 43,000 के आसपास जैसी बाजार पहुंचेगा सेलिंग आएगी। तो ना तो ये तोड़ना इतना आसान है, ना ये इतना तोड़ना आसान है। लेकिन बाजार 41,800 ना 2 बार जाके टेस्ट कर चुका है। इसके नीचे है स्पोर्ट। अब क्या 41,800 पे नहीं है स्पोर्ट, अब क्या 41,700 पे है। और लगा लीजिएगा 690 लगा लीजिए, 710 720, ये 690 से 710 20-30 की रेंज है। जैसे ही बाजार यहाँ पे 41,800 850 की तरफ आना शुरू होगा, बाजार में एक्टिव बाइंग आनी शुरू हो जाती है बढ़िया वाली। और जैसे ही बाजार 42,600 के ऊपर जाना शुरू होता है तो एक्टिव वाली सेलिंग आ जाती है। लेकिन सेलिंग ऐसी नहीं आती कि एक ही झटके में मारने वाली, धीरे धीरे सेलिंग बढ़ती रहती है, जैसा आज भी हुआ। तो ऊपरी लेवल पर जैसे ही बाजार खुले ऊपर की तरफ गए, सेलिंग शुरू हो गई। और सब लोग बुलिश क्यों थे? क्योंकि पिछले 2 दिन के ट्रेड पॉजिटिव थे, डाउ जोन्स पॉजिटिव था, बाकी वर्ल्ड के मार्केट पॉजिटिव थे। लेकिन मैं आपके साथ एक ही चर्चा कर रहा था कि भाई फंड जो है, फंड से बाजार चलता है और फंड जो है वो निकल कर दूसरी मार्केट्स में जा रहे हैं, इसलिए बाजार वोलेटाइल रहेगी। अभी भी मेरा कल के लिए भी सेम व्यू है कि बाजार इसी रेंज में रहने वाला है। लेकिन आज बाजार के अंदर एक चीज जो है थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो गई है, वो ये हो गई है कि बाजार आज ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं हुए, तो बाजारों के अंदर ऊपरी लेवल पर सेलिंग है। और इस बार अगर बाजार 41,800 के आसपास आएंगे तो एक बहुत ही जो है प्रबल संभावना जो है उत्पन्न हो रही है कि 41,700 के आसपास भी बाजार आए। और हो सकता है कि इंट्राडे में फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद ना तोड़ पाए, लेकिन अगर दूसरी बार 41,700 के आसपास बाजार आएगा तो बाजार का टूटना बहुत ही ज़्यादा संभावित है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि अगर बाजार 41,700 तोड़ता है तो आपको इमीडिएट विद इन हाफ एन आवर आपको 300 से 400 पॉइंट तक का मूव मिल सकता है, जो बाजार को 41,500 और 41,400 के आसपास तक लेके जा सकता है। तो ये मूव जो है नीचे की तरफ आ सकते हैं। ऊपरी लेवल्स पर अभी देखिएगा 42,800 से 43,000 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो रखे हैं। और देखिएगा यार, पिछले बेशक से बाजार का ट्रेंड नीचे की तरफ है, लेकिन है तो सारी दुनिया बुलिश ही। तो सारे बुल्स को जो है एक तरीके से फंसाया हुआ है। और मैं एक ही बात बोल रहा हूँ भाई, अभी बड़े प्लेयर्स जो है मंदी में आए हैं, और बड़े प्लेयर्स में जो मंदी वाले जो सौदे हैं वो हावी हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी आपके साथ ये चर्चा की थी कि महीने की एक्सपायरी तक एक बार बाजार को 41,000 के आसपास या उसके भी नीचे ले जाने का जो है प्लान शायद बड़े प्लेयर्स का है। लेकिन बड़े प्लेयर्स इस बात को जानते हैं कि माल नीचे नहीं बेचना है। माल जो है, क्योंकि इतनी बुलिश टोन रही है पिछले 2-2.5-3 महीने में कि भाई बायर अपने आप लाएगा बाजार को ऊपर, और बायर जब ऊपर लाएगा हम उसको माल दे देंगे। और यही जो है होता हुआ हमें दिख रहा है अभी भी। और अगर 41,800 या 700 टूटेगा तो बाजार 41,000 के आसपास तो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर वहां जाके आप मंदी बनाने में, नहीं, फिर वहां से बाजार जो है बुल बैक करेगा। और जो असली लड़ाई होगी वो आपको इस मंथ वीकली एक्सपायरी के बाद होगी। हो सकता है इस वीकली एक्सपायरी में भी बाजार 41,500 के इर्द गिर्द पहुंच जाए या उसके नीचे भी चला जाए। तो कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ये बात समझिए। और बजाज फाइनेंस में मंदी बनाई थी, तो बजाज फाइनेंस में भी बायर ट्रैप है। आज एचडीएफसी बैंक के अच्छे रिजल्ट के बावजूद एचडीएफसी बैंक नहीं चला, तो फिर बायर ट्रैप है। एक्सिस बैंक में बायर्स ने बहुत बढ़िया पोजीशंस बना रखी थी, आज एक्सिस बैंक को 2% तोड़ दिया गया। और कोटक महिंद्रा बैंक ओवर जो सोल्ड है, वो हो सकता है कभी भी बाउंस कर दे, और कर भी रहा है बीच बीच में। आईसीआईसी बैंक में टेक्निकली एक वीकनेस लगातार जारी है।
उसके बाद SBI थोड़ा सा मजबूत है, तो SBI में भी कभी सेलिंग हो सकती है। स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर जो बैंक्स हैं वो भी साइडवेज है, और बड़े प्लेयर्स उस पर ध्यान ही नहीं लगाते। बड़े प्लेयर्स अपने इंडेक्स के हैवी वेट्स की तरफ जो है नज़र लगाते हैं, और जब वो इनको तोड़ते हैं तो वो उन पर ध्यान नहीं देते। और जब तक जो ऑपरेटर है मिड कैप जो शेयर्स को ऑपरेट करते हैं, या जो मिड कैप शेयर्स के जो बुल्स हैं आज की डेट में हम कहें, तो उनके ऊपर अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो अपने अलग तरीके से गेम खेल रहे हैं बैंकों के अंदर स्पेशली। और आज फेडरल बैंक के रिजल्ट थे, और फेडरल बैंक के नतीजे भी जो है अच्छे आए। तो नतीजे तो आपको देखिएगा HDFC बैंक के भी अच्छे नज़र आए, लेकिन ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी इस पे डाउट है। और बड़े प्लेयर्स जो है पहले से उन चीज़ों को भाप लेते हैं, और हो सकता है कि बाजार एक बार नीचे ला के रिजल्ट जो सीज़न है, मैंने पीछे भी चर्चा की थी कि रिजल्ट सीजन वाला जो महीना है उसमें शायद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिले उन सेक्टर्स में जहाँ पे तेजी हुई है, और जहाँ पे आपने पहले जो सेक्टर बीटन डाउन है, तो वहाँ शायद रिजल्ट इतने ख़राब नहीं आएंगे जैसे आपने IT में देखा भी। और अभी जो मेजर कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स हैं वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, और अब इस हफ्ते में अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर चर्चा ये है कि बाजार जो है फंडामेंटल्स के साथ चलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपको एक करेक्शन जो है धीरे धीरे करके देखने के लिए मिल रही है, और किसी को एहसास भी नहीं हो रहा है कि करेक्शन हो रही है, क्योंकि बाजार तो केवल 200 पॉइंट टूटा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी तो बिल्कुल फ्लैट ही था, कोई ज़्यादा मतलब करेक्शन भी नहीं है। और दोनों ही बाज़ारों में अभी आपको रेंज बाउंड देखना है, जब तक लेवल नहीं टूटते हैं। निफ्टी के अंदर 17,700 तक जो है बाजार अच्छा तेजी में 17,700 टूटेगा तो फिर 300 से 400 पॉइंट का दायरा खुल जाएगा, लेकिन वो एक ही साथ नहीं होता है। और इसका मतलब ये नहीं है, देखिएगा मैंने आपके साथ एक बात की थी कि भाई मैं पिछले 1 महीने से बेरिश हूँ, और लेकिन ये नहीं है कि वो यार एक ही तरफ है तो स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना गिरेगा बाजार। तो बाजार रेंज में ट्रेड करा के और फिर जो है गिरता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस महीने की मंथली एक्सपायरी वीक हो जाए तो ये मत कर देना कि अगले महीने फिर मंदी बना देना, नहीं। और मैंने बीच बीच में बोला है कि जब जब मंदी हुई मैंने कहा यहाँ से बाउंस आएगा, तो वैसा हुआ भी है। तो अभी भी ध्यान रखिएगा, जैसे ही बाजार 17,700 की लाइन में आएगा निफ्टी में देखिएगा बाइंग आएगी जरूर से जरूर, और 17,700 टूटेगा तो बहुत लोगों के लॉन्ग टर्म वाले जो प्लेयर्स हैं उनके भी, और जो ट्रेडर्स हैं उनके भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं तेजी करने वालों के। तो जब ऐसे लेवल्स टूटते हैं तो बड़े तगड़े तरीके से 100 से 150 पॉइंट का फॉल बहुत ही जल्द समय में आ जाता है। जब उनके स्टॉप लॉस फिर सेटल होते हैं फिर वो बाजार बाउंस करता है वहां से, और अभी तो देखिएगा ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। और आप कैंडल्स भी आपको बता रही हैं कितना भिड़ भिड़ के कैंडल एक दूसरे के साथ चल रही हैं, वो आपको बयां कर रही हैं। आप अगर गिरावट से देखेंगे ना टॉप से, तो शुरू की 3-4 कैंडल तो आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज इन 3-4 कैंडल देखिएगा टाइम बिताती है, फिर टाइम बिताया, कुछ ग्रीन कुछ रेड, फिर टाइम बिताया, अभी देखिएगा टाइम बिता रही है। तो बाजार टाइम बिता के, जिसको हम कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन कर करके, या जब बाजार चलता है तो देखिएगा यहाँ जैसे कंसोलिडेट करके चला था, तो वैसे ही देखिएगा डिस्ट्रीब्यूट करके, डिस्ट्रीब्यूशन हो के बाजार को नीचे लाया जा रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो तेजी करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा माल दे दिया जाता है, गले तक माल दे दिया जाता है, और फिर बाजार क्या होता है एक नीचे के लेवल पर आकर कहीं सेट होते हैं, फिर कंसोलिडेट करके फिर बाजार ऊपर की तरफ चलते हैं। तो अभी अगर हम ट्रेंड को अगर हम देखें तो ट्रेंड अभी भी नीचे वाला ही जो है चल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई एक ट्रेंड चल रहा तो रोज ही बाजार मंदा होगा। बट हाँ, ये आज बड़ा क्लियर हुआ कि बाजार में ऊपरी लेवल पर अच्छा वाला सेलिंग प्रेशर था, और जो है माल जो है अभी खरीदार के पास ज़्यादा हो गया, यानी कि जो बुल्स हैं वो क्या है कि बाजार को ऊपर खींचने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे बाजार को ऊपर लेके जाते हैं ना तो ऊपरी लेवल पर माल की सप्लाई आ जाती है। तो अल्टीमेटली बायर जिसने मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से माल खरीदा है वो अब जो है अभी अब उसके पैसे तो खत्म नहीं हुए क्योंकि माल तो दिया जा रहा है अभी भी, लेकिन जो बियर्स हैं अगर वो माल देते रहेंगे और वो बियर्स ही खुद बुल नहीं बनेंगे तब तक बुल्स जो है ट्रैप में रहेंगे। और शायद ये आपने भी देखा होगा, अगर आपके पास आपने शेयर्स खरीदे होंगे तो आपको पता होगा, अभी फंडामेंटल्स जिन कंपनीज के इंप्रूव हो रहे हैं बाजार उनको ठीक भी कर रहा है।
इन्फोसिस बजाज फाइनेंस 6000 के ऊपर आ गया। चलिए जी, बजाज फाइनेंस वालों के लिए खुशखबरी है, और जो कल फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर तेजी कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी राहत की सांस है। बट इसका कोई भी ये मतलब नहीं है कि ये कल भी कंटिन्यू रहेगा। टेक महिंद्रा, एसएल टेक और आईटीसी ये सब तेजी में थे। अदानी इंटरप्राइज, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक और एचडीएफसी ये सब कमजोरी में थे। और कल भी आपको वोलेटाइल सेशन देखने के लिए मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी की जो एक्सपायरी है, अब तेजी करने वाले खूब रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंदी करने वालों ने क्या किया, पिछले हफ्ते ही बजाज फाइनेंस को तोड़ दिया। तो पिछले हफ्ते से जो बजाज फाइनेंस तोड़ा है, या कुछ जो दिग्गज शेयर जैसा एचडीएफसी का अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी सेलिंग रही, आज एक्सिस बैंक में एक अच्छी सेलिंग रही, तो ये संकेत दे रहे हैं कि भाई बुल्स एंड बियर्स में जो लड़ाई हो रही है उसमें अब बियर्स जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज लेते हुए नजर आ रहे हैं। और एडवांटेज कैसे है कि बुल्स जैसे ही बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही जो है वो तोड़ने के लिए तैयार है। कैंडल्स अच्छी बनी थी। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो एक पुल बैक जो एंटीसिपेट था वो हमने भी किया था कि होगा, बट हमने कहा था कि ऊपरी लेवल पे, इन लेवल्स के अंदर आप ट्रेड करिए, निचले लेवल्स पे बाइंग करिए, ऊपरले लेवल्स पे सेल करिए। और नीचे के लेवल्स मैंने कहा जैसे 41,708 तो बाइंग का लेवल है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करिए। 41,700 टूट जाए भैया, स्टॉप लॉस काट दो, बाइंग करिए। तो इसी तरीके से आपने 42,800 के आसपास, 700 600 के आसपास बाजार जाता है, थोड़ी थोड़ी मंदी बनाइए। लेकिन अगर 43,000 के ऊपर बाजार चला जाता है, शॉर्ट कवरिंग आएगी, भाई अपने सौदे काट दो। तो यही तरीका जो है आज की डेट में हमें लगता है कि अभी जो भी एक रेंज बाउंड ट्रेड है, और उम्मीद है कि जिसने भी इस रेंज के हिसाब से काम किया होगा उनको अच्छे प्रॉफिट्स आए होंगे। और जो है वो जो हमने कल एनालिसिस आपके साथ किया था वो आज भी कारगर है। और आज जो उस पैटर्न के हिसाब से जिन्होंने ट्रेड लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि भाई प्रॉफिट्स भी आया होगा। तो टेक महिंद्रा, एसएल टेक, इन्फोसिस और विप्रो आज जो है आईटी पैक जो है तेज था। और मैंने संडे के एनालिसिस में भी ये बात की थी कि भाई जितना अपना आईटी को ना कमज़ोर समझ रखा था, पिछले महीने भी मैंने ये बात की थी, आईटी के रिजल्ट उतने खराब नहीं आएंगे। तो आईटी अब संभलता हुआ नजर आ रहा है। मोस्टली कंपनीज ने डिविडेंड भी जो है डिक्लेयर की है। तो आज टीसीएस का एक्स डिविडेंड था, इस वजह से आपको प्लस में नज़र नहीं आ रहा। तो हालांकि टीसीएस में 75 रुपये का डिविडेंड आज एडजस्ट हुआ है, तो भी 30-40 रुपये की कमजोरी थी उसमें, तो 25-30 रुपये एक तरीके से प्लस ही मानो आप उसको। तो अदानी इंटरप्राइज, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को और मारुति सुजुकी ये सब कमजोर थे। एचडीएफसी लिमिटेड में बहुत अच्छी डिलीवरी उठी थी लास्ट सेशन में, लेकिन आज एचडीएफसी बैंक में जब सेलिंग हुई तो उसका असर इसमें भी देखने के लिए मिला। निफ्टी बैंक मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। तो आज सुबह खुला, फिर एकदम तेज गिरावट, फिर धीरे धीरे गिरता रहा। 1 बजे एक बहुत बढ़िया बाउंस आया और वो भैया फिर ऊपर गया, फिर दिन भर फिर धीरे धीरे बेचते रहे। तो सेलर ना बड़ी जल्दबाजी में नहीं है, धीरे धीरे बेचता। आज दिन भर भी ना ऐसा माल सेल करते रहे, आराम से आराम से आराम से, जैसे ऐसा लग रहा था कि बाजार ना धीरे 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 करके गिरता 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 मतलब 40,000 पहुंच जाएगा। लेकिन बुल्स ने भी कहा 1 बजे, नहीं भाई तुम तो 40,000 गिरा दोगे ऐसे, तो उसने फिर एक 250-300 पॉइंट का बढ़िया वाला जंप दिया 1 बजे के आसपास। लेकिन 1 बजे के बाद फिर बाजार धीरे 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 करे तो अंत होते होते 42,167 पे पहुंच गया। हालांकि बीच में एक डिप जो है 42,066 की भी दी थी। तो ये ऐसा प्रतीत करा रहा था कि भाई देख तुम ऊपर लाओ बाजार को, हम बेचने के लिए बैठे हुए हैं। तो सब जो भी एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट था तो उसकी वजह से भी आपने देखा। तो अब बाकी बैंकों के भी पसीने क्यों छूट गए? तो पसीने इसलिए छूट गए ना कि भाई लोगों को क्या समझ में आया, लोगों को समझ में आया भाई एचडीएफसी बैंक ने अच्छे रिजल्ट दिए और उसके चीथड़े फिर भी उड़ा दिए। तो अगर आप एक्सिस बढ़िया रिजल्ट दे भी देगा, आईसीआई बढ़िया रिजल्ट दे भी देगा, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो मंदी की साइड बैठे हैं, तो वो तो उनको फिर भी तोड़ेंगे। जब चारों तरफ से आपको तेजी दिख रही है, भाई आपको पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ से तेजी दिख रही है, चाइना तेज, यूएस तेज, एशिया तेज, कोरिया तेज, हांगकांग तेज, ऑस्ट्रेलिया तेज, एक खाली आज निकई माइनस में था। सब तेज होने के बाद भाई हम अच्छा खुलते हैं, फिर नहीं हमारे को बख्श रहे। तो सिंपल सी बात है भाई, पैसा मैंने जो आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि भाई अगर चाइना शिफ्ट हो रहा है या बाकी मार्केट में शिफ्ट हो रहा है तो पैसे से बाजार चलता है, और एफआईआईस नेट सेलर जो है रह रहे हैं।
और DIIs भी भाई, ये थोड़ी ना सारा माल ऊपर के रेट पे खरीदेंगे, तो DIIs भी थोड़ा सा भी बैकफुट पे आ सकते हैं। मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार में एक अच्छी वाली करेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकती है, ऐसी एक संभावना है। और वो जो भी आएगी वो फाइनेंशियल्स की वजह से ही आएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस महीने में जो मंदी के सौदे बड़े प्लेयर्स ने फाइनेंशियल्स में बना रखे हैं, IT में नहीं है उनकी मंदी, इसलिए IT जो है साइडवेज है। और मुझे इस पूरे साल भर के लिए फार्मा स्टॉक्स जो हैं काफ़ी मुझे रीजनेबली वैल्यूड लगते हैं, लेकिन सिलेक्टेड, सभी नहीं। और आप लोग जानते हैं मैं किस फार्मा शेयर की बात कर रहा हूँ। आज भी मार्क्सन फार्मा के अंदर मैंने पर्सनल अकाउंट में बाइंग जो है आज भी की है, और लगभग मेरी बाइंग हालांकि ख़त्म हो गई थी पिछले हफ्ते ही, लेकिन जब मैंने कल जो है फर्दर एनालिसिस किया मार्क्सन फार्मा का, फिर मैं उसके पास्ट में गया कि क्या क्या चैलेंजेस आए थे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में वो संकट में फंस गए थे, फिर उन्होंने अपना API बिजनेस बेचा, उन सब से बिजनेस मॉडल उन्होंने चेंज किया। उसके बाद जो है सब चीज़ें टर्न अराउंड होके आई, और उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस था मार्क्सन फार्मा में थोड़ा सा और बढ़ा कि भाई मार्क्सन फार्मा को वैल्यूशन अभी अच्छी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि लोग पास्ट नहीं भूले हैं, और पास्ट जब तक भूलेंगे नहीं तो तब तक तो शेयर्स की वैल्यूशंस मिलेगी नहीं। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे इंप्रूव हो गए हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई मार्क्सन फार्मा के अंदर आज जो बाइंग करने का जो मेरा रीज़न था वो कल की फर्दर रिसर्च थी, और जो संडे के दिन तो मैंने तकरीबन 5-6 घंटे उसके पास्ट में 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में उसके साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से उसने नए प्लान बनाए, जो नई कंपनी खरीदी, फिर उसमें उनको चैलेंजेस आए। और जब ग्लेनमार्क फार्मा से वो कंपनी ग्लेनमार्क लेबोरेटरी के नाम में चेंज हुई, फिर ग्लेनमार्क लेबोरेटरी से उन्होंने मार्क्सन में नाम बदला, वो सारी चीज़ें जो हैं पढ़ने में देखिएगा समय भी लगता है, लेकिन वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद फिर आज की डेट में जो फंडामेंटल्स है उसको एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश की कि भाई फॉरवर्ड अर्निंग्स किस तरीके से आएगी। तो उन सब को देखने के बाद मुझे लगा कि भाई ये तो भी वैल्यू पाएगा। तो मेरी जो बाइंग थी वो सुबह 9:15 पे ही हो गई थी, इसलिए तो मेरा जो, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो मार्क्सन के ऊपर हमारी वीडियो जो है सुनते हैं, तो बहुत सारे व्यूअर्स जो इस बात को जानते भी हैं कि भाई मार्क्सन फार्मा में मैं बुलिश हूँ। और देखिएगा मैं 2-3 साल के नज़रिए से उसमें मैं निवेश कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें टर्न अराउंड होती हैं और टर्न अराउंड जो स्टोरीज होती हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन रिटर्न्स बहुत बढ़िया आती हैं। और टर्न अराउंड स्टोरीज कैसे प्ले होती है उसके लिए देखिएगा पीटर लिंच की कुछ बुक्स मार्केट में उपलब्ध हैं। तो पीटर लिंच की जो बुक्स हैं उनमें जनरली सारी बुक्स में उन्होंने टर्न अराउंड स्टोरी के बारे में बताया हुआ है कि कैसे टर्न अराउंड स्टोरीज प्ले होती है, टर्न अराउंड स्टॉक्स को आप कैसे ढूंढते हैं। और टर्न अराउंड स्टॉक्स में सबसे खास बात ये होती है कि सामने वाला यकीन नहीं कर रहा होता, यानी कि बाजार उसके ऊपर यकीन नहीं कर रही होती उस टर्न अराउंड पे, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स टर्न अराउंड हो होते हैं, रिजल्ट्स में सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन जो बाजार के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होते। और जब वो टर्न अराउंड करके 6 महीने या 1 साल या 2 साल बाद वो अपनी चीज़ें दिखाता है तो फिर बाजार कहती है अच्छा ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया था, और फिर बाजार उसको जो है 2 गुना या 3 गुना करने की जो है ताकत रखता है। और इवन कुछ केसेस में तो पीटर लिंच ने कहा 10-10 गुना तक हो जाती हैं चीज़ें। तो मैं देखिए मैं आपको बता दूं, हालांकि टर्न अराउंड के कुछ रिस्क भी होते हैं, तो टर्न अराउंड की स्टोरी अगर आपने सही तरीके से नहीं देखी या कंपनी में कुछ और चैलेंजेस आ गए तो टर्न अराउंड्स में रिस्क ही होता है कि आपको 10-15-20% का लॉस होने की चांसेस भी रहते हैं। और अगर वो टर्न अराउंड स्टोरी सक्सेसफुल हो गई तो आपको जो है 100% से लेके 1000% तक के रिटर्न्स के भी जो है चांसेस रहते हैं, क्योंकि बाजार जिस चीज़ को इग्नोर कर रहा है अभी बाजार फिर उसी को रिवार्ड या रिस्पेक्ट करता है। तो टू द सम एक्सटेंट आप समझ गए होंगे मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेकिन स्टॉक मार्केट भाई रिस्की गेम है, और आप लोग भाई स्कैम 1992 देखने वाले लोग हैं तो आपको सबको पता भाई रिस्क है तो इश्क है, ठीक है जी। तो रिस्क से आप इश्क करने वाले लोग हैं तो वही तो शेयर बाजार में है। और मैंने भी देखिएगा आज भी एक अच्छी खासी कैपिटल जो है मार्क्सन फार्मा में एडिशनली डिप्लॉय की है, जबकि मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था लगभग यार मेरी बाइंग हो गई है, बट मैं क्यों बदला वो मैंने आज आपके साथ चर्चा कर ली। और आप भी देखिएगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और आपको भी अगर और पढ़ना है तो कंपनीज की पीछे की पास्ट की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनमें ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं, तो पर पढ़ने में टाइम तो लगेगा, तो वो आप जाके पढ़ सकते हैं। मेरी किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं, मेरी पर्सनल बाइंग हुई है वो मैंने आपको बताई है।
इसके बाद जो है SBI, PNB, कोटक महिंद्रा बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, ये सब जो है तेजी में थे। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये तीनों कमजोरी में थे। कभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन HDFC बैंक का शेयर आज भी अगर आप कंपेयर करेंगे ना वैल्यूशंस वाइज, देखिएगा बहुत सारे जो व्यूअर्स हमसे सवाल पूछते हैं कि सर HDFC बैंक टूट रहा है, छोटे बैंक चल रहे हैं। मैं अभी भी आपको बताऊं, ये लार्ज कैप बैंक होने के बावजूद भी मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे जो मिड कैप के बैंक्स हैं, मिड कैप सेक्टर्स के बैंक हैं, उनकी पिछले एक साल की ग्रोथ भी मान लीजिए, असेट्स क्वालिटी भी देख लीजिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी देख लीजिएगा, आज भी आपको HDFC बैंक अगर कंपेयर करेंगे RABL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, और इवन मैं कुछ बैंकों के नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनमें काफ़ी रनअप हो चुका है, उन बैंकों से कंपिटिटिवली आप देखेंगे तो कंपिटिटिव एडवांटेज आज भी HDFC बैंक के पास है। लेकिन होता क्या कि जो रिटेलर्स है उसको तो 100, 150, 50, 60 रुपये वाले शेयर्स ज़्यादा पसंद होते हैं क्योंकि उनमें वॉल्यूम या मोमेंटम ज़्यादा होते हैं। तो HDFC बैंक हालांकि आज बेशक से रिजल्ट खराब होने के बाद गिरा, हो सकता है कि इसमें 1550 के आसपास, 1540 के आसपास तक के भी भाव आपको देखने के लिए मिले, इवन 1500 भी दिखा जा सकता है, मैं मना नहीं करूँगा, बट 1500 के नीचे फिर जाएगा तो फिर एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा कि भाई ये शेयर वैल्यू बाय तो है लेकिन चल क्यों नहीं रहा। उसका एक ही रीज़न है, वो है जो मर्जर, और मर्जर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, एक्सचेंज कुछ स्टेप्स उठा सकता है क्योंकि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर होगा तो एक बहुत बड़ी एंटिटी होगी। फिर दूसरे नंबर पर रिलायंस है, तो अगर इन दोनों को अगर इंडेक्स में शामिल करेंगे तो निफ्टी का तो 25% वेट खा जाएंगे। तो अगर HDFC बैंक और रिलायंस दोनों मिलकर 25% निफ्टी का वेट होगा तो शायद एक्सचेंज कुछ इंडेक्स की कैलकुलेशन के रूल ना बदल दे, तो वो भी एक रिस्क जो है। अगर वो रूल बदलते हैं तो फिर जो एक्सपोजर इंडेक्स फंड्स के अंदर है तो वो भी घट सकता है। तो कुछ रीजंस हैं, तो फंडामेंटल से आज आप कंपेयर करें कि लेकिन जो इंडेक्स में कंपोजिशंस हो सकता है या इंडेक्स फंड की जो इन्वेस्टमेंट है या जो म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है वो इस मर्जर के बाद इफेक्ट कर सकती है, वो शायद एक थोड़ा सा रिस्क हमें लग रहा है। रिजल्ट में कभी आपको लग रहा हो कि बहुत जो है खराबी थी, नहीं, पर रिजल्ट में भी जो ग्रोथ थी उस पर हो सकता है कि डाउट हो कि भाई वो ग्रोथ शायद मेंटेन ना हो, क्योंकि हम एक बुरे वक्त से, जो कोविड पीरियड से निकलने के बाद जब हम आए तो लोगों को भाई बहुत ज़्यादा जो दिक्कत में थे उनको बहुत पैसे की ज़रूरत थी लोन लेने की, तो लोन ग्रोथ भी आई। और दूसरी दिक्कत क्या थी? दूसरी दिक्कत ये थी कि जो लोग रिस्क टेकिंग नहीं है, जिनकी, उन्होंने कहा यार कोविड में भाई बहुत बड़ी तो चैलेंज रहा तो अपने पैसे बचा के रखो। तो जो कंजर्वेटिव लोग हैं वहाँ से भी जो है सेफ्टी भी चाहिए लोगों को, तो डिपॉजिट भी अच्छा है। और जिन लोगों के पास नहीं था या प्रॉब्लम में थे तो उन्होंने लोन भी खूब दब के लिए। तो इसलिए बैंकों में जो इस तरीके की सिचुएशन आई है, फिर राइजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बेनिफिट बैंकों को मिल रहा है कि भाई डिपॉजिट पे तो रेट बढ़े नहीं और लोन्स एंड एडवांसेस में बढ़ गए, तो वो एडवांटेज शायद आगे इतना तेज़ी से कंटिन्यू नहीं रहेगा। शायद बाजार के बड़े पार्टिसिपेंट जो हैं, या क्योंकि उनके पास तो भाई पूरी टीम होती है इकोनॉमिस्ट की या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है उनकी, तो वो सब चीज़ कैलकुलेट करके भी बैठते हैं और हो सकता है कि उन्होंने कुछ ट्रेड भी उस तरीके के ले रखे हो। तो ये जो आकलन है ये मेरा इसके संदर्भ में। तो आज PNB, फेडरल बैंक, बंधन, AU स्मॉल फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सब तेजी में थे। कमजोर तो 3 ही बैंक थे। FIIs आज भी शांति से नहीं बैठे, 750 करोड़ बेच दिया, DI 685 करोड़। और आज US के बाजार बंद है, और US के बाजार बंद है तो शायद आपको वॉल्यूम भी कम देखने के लिए मिला अगर FIIs के एंगल से देखें तो, लेकिन फिर भी 750 करोड़ की सेलिंग कर गए। और हमें ये उम्मीद थी, क्योंकि जब मैं डेटा बता रहा था आपको, तो मैंने कहा कि पिछले हफ्ते लास्ट दिन जो है शॉर्ट कवरिंग इन्होंने कर ली, अपने शॉर्ट काट लिए, लेकिन आज फिर शॉर्ट बिल्डअप कर दिए। तो FIIs अभी बाहर जाने वाले नहीं है, ये डेटा पॉइंट को देख के लग रहा है। लेकिन कल अगर फिर शॉर्ट कवरिंग करते हुए नजर आए तो मैं आपके साथ चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन ये ऐसे अब जो ग्रुप बन गया है FIIs का, ये बड़े स्मार्ट लेना, नीचे माल नहीं बेच रहे हैं, ये ऊपर माल बेच रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति बनती है कि जब लोग ज़्यादा ओवर बुलिश होते हैं और बाजार को बिल्कुल गिरने नहीं देते, तो ये एक नई स्ट्रेटेजी जो है इन्होंने इजाद की है इस बार। मुझे पर्सनली ऐसा लगा, जनरली अचानक एक तरफा बेच देते, जैसे सितंबर के अंदर आपने देखा था, लास्ट के 6 दिनों में बैंक निफ्टी को 5000 पॉइंट के आसपास तक जो है नीचे ले आए थे। तो वो जो फॉल है वो नहीं कर रहे अभी, ये बड़े समझदारी से, भाई बाजार हमने बेच दिया, तुम ऊपर लाओ फिर हम बेचेंगे, बाजार फिर बेच दिया, भाई तुम ऊपर लाओ फिर बेचेंगे।
तो ये जो है स्ट्रेटेजी हमें लग रही है अभी जो एफ की, और एफ ने इतना डरा दिया। देखिए आज फिर देखिए पुट राइटर्स ऐसे हैं, एक दिन में तो चौधरी बन जाते हैं, अगले दिन भाई साहब ऐसे बिगी बिल्ली की तरह बैठ जाते हैं। तो आज देखिए फिर पुट राइटर बैकफुट पे थे। परसों देखते शुक्रवार को जब बाजार थोड़ा सा चलना शुरू हो जाए, वैसे पुट राइटिंग और बैंक निफ्टी में तो स्पेशली आज फिर 0.6653 पे आ गई है। डाउ जोन्स बंद है, $84 पे क्रूड आ गया है, और आज सबसे खास बात है 18,000 पे कॉल राइटिंग हो गई। 18,000 को मतलब सस्टेन ही नहीं करने दिया। तो मतलब बड़े प्लेयर्स तो इंडेक्स में जो खेलते हैं, जो बिल्कुल बैंक निफ्टी में ना प्ले करने वाले कुछ ऐसे हैं जो कम रिस्क लेने वाले बड़ी कैपिटल वाले जो प्लेयर्स हैं, वो देखो 18,100 में भी कॉल रेटिंग है, 18,200 में। तो इस हफ्ते के लिए तो शायद इन्होंने फिक्स कर दिया ये 18,100 18,200। जबकि पुट राइटर्स कहाँ पे थे? पुट राइटर आज देखो 17,900 पे नहीं आए, 17,900 पे अनवाइंडिंग हो गई, 17,800 पे भी अनवाइंडिंग हो गई। ये मेरा चिंता का विषय था कि ये चिंता का विषय क्या है यार, तुम यहाँ पे तो आके डटो तो सही 17,800 पे, तो तुम्हें तो 17,800 का ही विश्वास नहीं रहा, तो तुम पुट राइटिंग चलो 17,700 पे कर दो। 8,000 कॉन्ट्रैक्ट हुए 17,700 पे भी, तो पुट राइटर यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहे। मतलब बाजार थोड़ा सा गिरा नहीं, पुट राइटर गायब हो गए। अब देखो बाजार थोड़ा सा चलेगा, पुट राइटर एकदम आ जाते हैं। और बाजार ने आज कितना बढ़िया किया, सुबह सबने तेजी दिखा के और शाम तक मंदी खींच दी। और इसके बाद देखिएगा 42,500, हालांकि बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है और ना पुट अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन फिर भी कॉल राइटर्स ही एक्टिव हो गए हैं। 42,500 के अंदर भी 42,400, 300, 200, इवन 42,000 में भी 12,000 कॉन्टैक्ट है, लेकिन पुट राइटर्स है 42,000 के अंदर है। तो 42 क्योंकि पहले भी बेस था, पिछले हफ्ते भी अब देखेंगे तो 42 के आसपास ही बाजार घूमता रहा, 41,800, 900, 200। तो इस बार आपको देखना पड़ेगा कि 42 टूटने के बाद ना आपको 41,800 और 700 चेक करना है। और अगर कि टूटने और यहाँ से ओपन इंटरेस्ट भी अनवाइंडिंग हो जाती है तो फिर बाजार में एक सीरियसनेस हो सकती है। बट अभी हमें उम्मीद है भाई रेंज बाउंड होते रहो। रेंज बाउंड ट्रेड में ना जी आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा। आप तेजी कर लो, मंदी कर लो, सब पैसे कमाते हैं, क्योंकि बाजार नीचे जाएगा आप खरीदोगे, बाजार ऊपर जाएगा बेच दोगे। ठीक है जी। और मान लीजिएगा हमारे जैसे हैं भाई, ऊपर बाजार गया पहले बेच दिया बाद में खरीद लिया, तो दोनों तरीके के लोग होते हैं। तो इसमें से देखिएगा सबका फायदा होता है, तेजी वाले का, मंदी वाले का, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया। बट थोड़ा सा संयम होना चाहिए। लेकिन 41,700 जाएगा ना तो भाई तेजी वाले ट्रैप हो जाएंगे। तो ओवर एक्साइटमेंट का काम नहीं है अभी बाजार में ना, या तो तेजी कर रहे हो या मंदी कर रहे हो, बट ओवर एक्साइटमेंट में कुछ भी ना करें। अभी रेंज में काम चल रहा है, जब तक रेंज में चल रहा है ना बढ़िया चलाते रहो। रेंज के बाहर बाजार जाता है तब की तब देखेंगे। और मुझे लगता है कि आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आज दो विशेष चर्चाएं मैंने की। एक चर्चा मैंने आपके साथ की कि भाई मार्क्सन फार्मा पे आपने कहा था सर अब और नहीं खरीदूंगा, लेकिन फिर खरीद लिए, तो उसका रीज़न मैंने आज आपके साथ बताया। ठीक है जी। और जो संकट से उभरी हुई कंपनी होती है उस पर कोई यकीन नहीं करता, और जिस पे कोई यकीन नहीं करता उसको खरीदने में ज़्यादा रिस्क होता नहीं है, क्योंकि जब वो जो अव्वल आएगा ना, मतलब क्लास का ऐसा बच्चा जो हमेशा फेल होता था और वो यूनिवर्सिटी टॉप कर दे और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए, तो फिर तो देखिएगा सबको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। फिर तो सब लोग बोलते हैं भाई ये दिन भर तो खेलता था बट रात को जरूर पढ़ता था, इसके कमरे की लाइट जल रही होती थी। और अगर बच्चा फेल हो जाए ना, चाहे रात भर दिन पढ़ता रहो, सब लोग कहेंगे साला नालायक था, ये पढ़ता ही नहीं था, ये किताब के अंदर ना कॉमिक्स रख के पढ़ता था, इसलिए ये इसके साथ हो गया। तो जो जीता वो सिकंदर है। तो अभी मार्क्सन फार्मा ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन 2 क्वार्टर रिजल्ट्स में अच्छी है, बट हमें टर्न अराउंड पे बिलीव है, इसलिए जो है मार्क्सन फार्मा की स्टोरी मैंने आपके साथ डिस्कस की। दूसरी मैंने आपको कहा कि देखिएगा HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे थे, फिर भी क्यों शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा उस मूवमेंट को, वो शायद कुछ तो तेजी पहले हो चुकी है। फिर जो मर्जर के कुछ ओवरहैंग्स हैं वो मर्जर हो जाएगा तभी पता चलेगा कि एक्सचेंज कितना वेट देगा, कितने इंडेक्स फंड में से जो है सेल ऑफ होगी, फिर इतनी बड़ी कंपनी को कैसे HDFC बैंक मैनेज करेगा, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं। फिर HDFC सिक्योरिटी और HDB फाइनेंशियल्स का किस तरीके से डील करेंगे, तो बहुत सारे इश्यूज जो है आ सकते हैं। इसलिए जो है वोलेटिलिटी अभी भी HDFC बैंक के शेयर्स में जब तक मर्जर कंक्लूड नहीं हो जाता वो होती रहेगी। तो मुझे लगता है कि आज की ये एजुकेशनल जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपके जो भी कमेंट्स हैं वो तो स्वागत योग्य हैं ही, तो आप अपनी बात लिख सकते हैं और
उन बातों का जो है जहाँ पे उचित होता है मैं वीडियो के माध्यम से ही जवाब देता हूँ। वहाँ पर्सनल लेवल पे मैं जवाब नहीं देता, मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे जवाब दूँ। जैसे कि इंडेक्स वेट के ऊपर पीछे हफ्ते जो सवाल थे या कुछ और भी सवाल आते हैं तो मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ और फिर आपको जवाब देता हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी आप जो है जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर 30 मिनट वीडियो आप जो है बनाते हैं और मैं क्या करूं कि मैं या तो इसके 2-3 टुकड़े कर दूं वीडियो के, या मैं अपनी बात का फ्लो रोक, देखिए 2-3 वीडियो बनाऊंगा ना फ्लो रुक जाता है। तो मेरे मन में जो आपके साथ शेयर करने की, आपके साथ बातचीत करने की जो चर्चा हम करते हैं, यानी कि बातचीत में जो भी निकलता है वो मैं आपको सीधी बात बोलूं कि बिल्कुल बोनाफाइड इंटेंशन के साथ होता है, सद्भाव के साथ होता है। जैसी मेरे ट्रेड में खुद परिस्थिति होती है मैं वही आपके साथ डिस्कस करता हूँ, चाहे उसके लिए आप बेशक से क्रिटिसाइज़ करें। और क्रिटिसिज्म तो देखिएगा एक अच्छी चीज़ होती है और उसको मैं पॉजिटिव ही लेता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।